नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज आपकी क्लास होगी शिक्षा मनोविज्ञान की 4 बजे। तो आप सभी विद्यार्थियों को इस क्लास में आपको 3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहला है हमारा अधिगम अक्षमताएं या निर्योग्यताएं, दूसरा टॉपिक होगा अधिगम स्थानांतरण और तीसरा टॉपिक होगा अभिप्रेरणा एवं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो साथियों, सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखेंगे और आपके लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और नोट्स डाउनलोड ज़रूर कर लें आप लोग। और बात करते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले अधिगम निर्योग्यताएं, या फिर इनको हम अक्षमताएं बोल सकते हैं, या फिर इसको हम व्यतिक्रम भी कह सकते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर। तो अधिगम निर्योग्यताएं होती क्या चीज़ है साथियों? सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिन बालकों को भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने की अभियोग्यता में शारीरिक, मानसिक या फिर अन्य किसी कारण से बाधा उत्पन्न होती है, उसे हम अधिगम निर्योग्यता बालक कहते हैं। यानी कि जिनमें कुछ कमियां होती हैं, सीखने की जो कमियां होती हैं, वो कमियां तो लिखने में हो सकती है, पढ़ने में हो सकती है, समझने में हो सकती है। वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी स्थिति में कमज़ोर हो सकता है, तो वो हमारे सीखने में बाधा उत्पन्न करता है और उसी को हम कहते हैं अधिगम निर्योग्यताएं। ऐसे बालकों के पीछे मानसिक संरचना व क्रियाकलापों में विभेद होना भी एक कारण पाया जाता है। अधिगम निर्योग्यताएं कई प्रकार की होती हैं और प्रश्न यहीं से ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। लगातार 2015 में, 17 में, 21 में 3 बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और इन्हीं पॉइंटों से प्रश्न आया हुआ है। आप लोग इन पॉइंटों को एक बार बारीकी से देखिएगा। साथियों, एक बीमारी है जिसका नाम है डिस्ग्राफिया। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ग्राफिया। ये डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम होती है लेखन संबंधी। अगर कोई बच्चा लिखने में, किसी बच्चे को समस्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। दूसरी का नाम है डिसलेक्सिया, इसको हम एलेक्सिया भी कहते हैं। इसमें पढ़ने में और वाचन संबंधी व्यतिक्रम है। ये इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? बच्चे को पढ़ने में और बोलने में समस्या होती है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने या बोलने संबंधी निर्योग्यता है या समस्या है तो उसको हम डिसलेक्सिया, एलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद में है डिसकैलकुलिया। इसका मतलब सीधा सीधा है गणित संबंधी समस्या, गणित संबंधी व्यतिकरण। अगर कोई बच्चा गणित के सवालों को हल नहीं कर पाता है तो वो डिसकैलकुलिया का शिकार होता है। अगला है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब है साथियों लेखन, पठन व गणितीय संबंधी समस्या। अगर जिस बच्चे को ये तीनों ही समस्या एक साथ होती हैं, पढ़ने की, लिखने की और गणित के सवालों को हल करने की, तो उसको बोल सकते हैं हम डिस्प्रैक्सिया का बच्चा शिकार है। नंबर 4 पर है अफेजिया। अफेजिया का मतलब सुनिएगा साथियों, अगर किसी बच्चे को भाषा घात है, अर्थात उसे बोलने में, ठीक है, या फिर सुनने हुए शब्दों में ग्रहण करने में अगर कोई कठिनाई होती है तो उसको, बच्चे को क्या बीमारी है? अफेजिया की बीमारी है। या तो बच्चा वो शुद्ध नहीं बोल पाता है, या फिर शब्दों को ग्रहण करने में उसको कोई कठिनाई होती है, तो बच्चा अफेजिया का क्या होगा? शिकार होगा। तो ये आपको पांचों ही पॉइंट याद रखने हैं। पांचों ही बीमारी, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया और अफेजिया। अगर आपको ये 5 पॉइंट कक्ष में ही याद होनी चाहिए, चलती हुई क्लास में, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। एक बीमारी और है जिसका नाम है हाइपरलेक्सिया। क्या नाम है? हाइपरलेक्सिया। ये बीमारी साथियों शब्दों या वाक्यों को बिल्कुल ही नहीं समझ सकता। अगर कोई बच्चा शब्दों को या वाक्यों को बिल्कुल ही नहीं समझ सकता, इसका मतलब वो किसका शिकार है? हाइपरलेक्सिया का शिकार है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये 6 बीमारी आपको याद रखनी है। ये 6 निर्योग्यता हैं जो बच्चे को कठिनाई प्रॉब्लम करती हैं सीखने और समझने में या अधिगम में। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे। तो ये हमारा था अधिगम अक्षमताओं की प्रॉब्लम। अगला पॉइंट है हमारा अधिगम स्थानांतरण। इसी को हम अधिगम अंतरण या अधिगम तबादला या बोल सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। देखो, हिंदी में कई नाम आ सकते हैं। आपको स्थानांतरण भी दिया जा सकता है, आपको अंतरण भी दिया जा सकता है और आपको तबादला। इंग्लिश में एक ही नाम है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण कहते किसको? सबसे पहले आप लोग ये समझें, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में उसका प्रयोग कर लिया जाए तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसका मतलब, जैसे हमने 1 से 100 तक की गिनती सीखी और इन 1 से 100 तक की गिनतियों का प्रयोग अगर हम
पहाड़ा लिखने में करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। कोई बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया और साइकिल चलाना सीखने के बाद अब वो क्या चलाना सीखेगा, बाइक चलाना सीखेगा। इसका मतलब बच्चे में अधिगम स्थानांतरण हो रहा है। वो साइकिल चलाने पर जो उसने अधिगम प्राप्त किया था उसका प्रयोग किस में करेगा, बाइक चलाने में, कि भाई बाइसिकल जो है हमारी साइकिल, उसके हैंडल को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, तो वो बाइक का हैंडल भी कंट्रोल करना सीख जाता है। इसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, या अधिगम तबादला। कक्ष में ही याद होना चाहिए साथियों आपको। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण साथियों कई प्रकार के हैं। जैसे हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, सबसे पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, इसका मतलब ये है कि जब हम एक स्थिति में कोई अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है, उसको हम कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे हमने कोई चीज़ पहले सीख ली और अब हम कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो नई चीज़ सीखने में हमारे पूर्व का जो अनुभव होगा, पूर्व का जो ज्ञान होगा, वो इसमें काम आएगा। उसको हम कहते हैं धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे गणित विषय का कोई भी ज्ञान हमारा है तो वह भौतिकी के ज्ञान में सहायक होता है। जैसे अब बच्चा गणित में ज़्यादा एक्सपर्ट है तो वो भौतिकी के सवालों को अच्छी तरीके से हल कर सकता है। जैसे साइकिल चलाने वाला बच्चा होगा या व्यक्ति होगा, वो साइकिल चलाने में अगर बच्चा एक्सपर्ट है तो वो स्कूटर चलाने में उसे आसानी हो जाती है, तो स्कूटर चलाना आसानी से सीख जाता है। यही हमारा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। इसका मतलब पहले जो हमने चीज़ सीखी है उस चीज़ का हम दूसरी चीज़ सीखने के लिए क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यही कहलाता हमारा सकारात्मक स्थानांतरण। उसके बाद है नकारात्मक स्थानांतरण। देखिएगा, जब हम किसी एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में या तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं आएगा या फिर उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, वो कहलाता है नकारात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण। जैसे हमने कोई चीज़ पहले सीखी और वो सीखने के बाद अगर दूसरी चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं तो वो उसमें या तो बाधा उत्पन्न करेगी, ठीक है ना, या फिर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव उस चीज़ पर पड़ेगा। यह कहलाता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे कला शिक्षा के विद्यार्थी को विज्ञान विषय में बाधा उत्पन्न होती है। कोई बच्चा आर्ट से है और आर्ट के सब्जेक्टों को पढ़ रहा है, तो वो अब फिजिक्स को नहीं समझ पाएगा। उसको पता ही नहीं है कि एसएसटी पढ़ने के बाद में फिजिक्स में कैसे काम में लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कार चलाने में बाधा उत्पन्न होगी, और ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाई आप जानते हो कि अमेरिका में जब व्यक्ति ड्राइविंग करता है तो वो हमेशा दाईं तरफ उसकी स्टीयरिंग होती है, ठीक है ना, दाईं तरफ। लेकिन भारत की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें, भारत की गाड़ियों के अंदर देखो आप लोग, अमेरिका में अगर हम कोई कार चला रहे हैं, अमेरिका में क्या चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ठीक है, तो अमेरिका में जब कार चलाएंगे तो उसमें बाईं तरफ होता है स्टीयरिंग। क्या होता है, बाईं तरफ, ठीक है ना, बाईं तरफ होता है। लेकिन इंडिया में अगर हम कार चला रहे हैं तो इंडिया में कार चलाने वाले व्यक्ति की जो गाड़ी होती है उसमें दाईं तरफ स्टीयरिंग होती है। तो अब व्यक्ति को भारत में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन वो अब अमेरिका की गाड़ी चलाएगा तो उसमें बाईं तरफ स्टीयरिंग होता है। तो बताओ अब व्यक्ति को अनुभव किसका है, दाईं तरफ का। अब अचानक से व्यक्ति बाईं तरफ की गाड़ी में बैठेगा चलाने के लिए तो उसको बाधा तो उत्पन्न होगा ना। उसको नियम किसके याद है, सारे के सारे इंडिया के हैं। अब वो अमेरिका के नियमों को कैसे सीख पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर शुरुआत में उसको बाधा उत्पन्न होगी गाड़ी चलाने में। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है, नकारात्मक स्थानांतरण यही होता है। तो आपको यहीं पर याद होना चाहिए। उसके बाद में है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब है कि अगर हम कोई भी ज्ञान पहले सीख लेते हैं, कोई भी चीज़ पहले सीख लेते हैं, तो दूसरी चीज़ को सीखने में ना तो वो सहायता करती है ना ही कोई बाधा उत्पन्न करती है। उसको हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र, यानी शून्य स्थानांतरण। किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक बच्चे ने प्रार्थना याद कर ली, अब प्रार्थना याद करने के बाद अब वो देशभक्ति गीत याद करेगा तो उसको देशभक्ति गीत याद करने में उतना ही समय लगेगा जितना प्रार्थना करने में लगा है, ठीक है ना, क्योंकि प्रार्थना का कोई भी संबंध देशभक्ति गीत से नहीं होता है। उसको फिर दोबारा से जीरो से देशभक्ति गीत को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि क्रिकेट मैच में अगर कोई व्यक्ति बैटिंग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई बल्लेबाज है तो बल्लेबाजी सीख रहा है, अगर वो बॉलिंग कराना सीखेगा तो बॉलिंग में कोई भी हेल्प नहीं होगी बैटिंग की। ये बात तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल भी पूछा गया था।
उसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है यहाँ से। अभिप्रेरणा है जो साथियों, वो लैटिन भाषा के मूवियर या मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है मूव या मोशन या फिर गति करना, ठीक है ना। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर एक निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है या धक्का देता है या गति प्रदान करता है। उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। अंदर व्यक्ति के भावात्मक रूप से जागृत करेगी, भाई तू इस काम को कर, अपने लक्ष्य को पा, तो वही क्या होगा, हमारा अंदर का मोटिवेशन होगा। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर अभिप्रेरणा की परिभाषाएं भी दी थी कि भाई अभिप्रेरणा कहते किसको है। सबसे पहले आते हमारे क्रैच एंड क्रचफील्ड, और वो कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, और ये सीधे सीधे आपको रटना ही पड़ेंगे। उसके बाद स्किनर साहब आते हैं, BF स्किनर, और उन्होंने बताया अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, और ये परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड के अनुसार अगर परिभाषा की बात करें तो किसी क्रिया को आरंभ करने और उसे जारी रखने या वे नियंत्रण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर हम किसी क्रिया को आरंभ कर रहे हैं तो उसको जारी रखने के लिए या फिर उसको नियंत्रित करने के लिए जो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वही हमारी अभिप्रेरणा होती है। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है, और ये एग्जाम में कई बार ऑप्शन में दे दी जाती हैं और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रश्न कैसा आया है। तो देखिएगा, अभिप्रेरणा की विशेषताओं में अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम सोपान माना जाता है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये स्किनर ने भी बताया था। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का हृदय कहलाती है। भाई आंतरिक रूप से, भावात्मक रूप से क्या है, हमारे विचार पनपते हैं किसी कार्य को करने के लिए। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है, और अभिप्रेरणा व्यक्ति की भावात्मक स्थिति भी होती है। अभिप्रेरणा साधन है। अभिप्रेरणा क्या है, साधन है, लेकिन क्या नहीं है, साध्य नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ से याद रखना कि अभिप्रेरणा क्या है, एक साधन तो है लेकिन क्या नहीं है, साध्य नहीं है। अभिप्रेरणा सर्वोत्तम होगा, अधिगम सर्वोत्तम तभी होगा जब हमारी अभिप्रेरणा अच्छी होगी। भाई किसी भी कार्य को हम तभी सीख पाते हैं जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। अब अभिप्रेरणा के स्रोत हम क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तभी मिलेगी जब व्यक्ति को किसी चीज़ को पाने के लिए एक आवश्यकता होगी। तो ये अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ये प्रश्न 2 बार आ चुका है अब तक, ठीक है ना, रेट में और सेकंड ग्रेड में भी। तो इनके कौन कौन से सोर्स हैं अभिप्रेरणा के, सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है आपका आवश्यकता यानी नीड। नीड का मतलब आवश्यकता, ज़रूरत। अगर किसी भी वस्तु का अभाव आवश्यकता को जन्म देता है, आप भी जानते हैं कि आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है। जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो हर चीज़ की खोज करने लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति की जब तक आवश्यकता नहीं होगी किसी भी चीज़ को, वो पाने की इच्छा कभी नहीं रखेगा। ये आपको याद होना चाहिए, और आप जानते भी हैं इस चीज़ को कि किसी भी क्रिया को प्रेरित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। व्यक्ति को जब तक भूख नहीं लगेगी तो वो भोजन कैसे बना पाएगा अपने लिए। जब भूख लगेगी ना तो वो अपने आप ही अपने लिए भोजन तैयार कर पाएगा या भोजन की खोज करने लगेगा। दूसरा है हमारा चालक। दूसरा स्रोत क्या है, चालक। इसी को हम कहते हैं प्रणोदन, अंतर्नोद, ड्राइव कह सकते हैं इंग्लिश में। तो कुछ भी शब्द आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो आपको याद रखना है। चालक भी कहते हैं इसको, हम प्रणोदन भी कहते हैं या अंतर्नोद भी कहते हैं। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, ठीक है। आप जानते हो इस चीज़ को कि जैसे भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है भूख। अगर व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी तो वो भोजन की उसे आवश्यकता कभी नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर जो फैक्ट है हमारा यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है तो वो कौन सा है, भूख है। व्यक्ति के अंदर एक चालक होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए कि उसको ज़रूरत क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भूख। अगर व्यक्ति को भूख लगेगी ना तो उसको भोजन की आवश्यकता अपने आप ही होगी। पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक है प्यास। व्यक्ति को अगर प्यास लगेगी तो पानी की तलाश करेगा, जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिए हैं भूख और प्यास के, व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज़ें अगर होंगी
तो वो क्रिया करेगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। और तीसरा पॉइंट है हमारा उद्दीपक, जिसको हम बोलते हैं प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इंसेंटिव बोल सकते हैं इंग्लिश में। उद्दीपक सामने होने पर ही व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है और तनाव समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे व्यक्ति को भूख लगती है, भूख लगेगी तो उसकी भोजन की आवश्यकता होगी, और जब उसको भोजन मिल जाएगा, ये उद्दीपक क्या है, ये भोजन क्या है, उद्दीपक है, और जब को इसको उद्दीपक मिल जाएगा तो इस उद्दीपक को देखते हुए ही व्यक्ति क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद जैसे उसको भोजन मिला, ये उद्दीपक प्राप्त हुआ, तो अपनी चालक जो होगा, ये जो चालक होगा, इस चालक को क्या कर लेगा, शांत कर लेगा, यानी अपनी भूख को या प्यास को क्रिया करके शांत कर लेता है। तो व्यक्ति को खुशी होती है, तनाव खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरक क्या होता है, मोटिव्स क्या चीज़ होती है, तो ये तीनों का जो योग होता है, जैसे हमने पढ़ा है NDI, यानी नीड यानी आवश्यकता, ड्राइव यानी चालक, और इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन या उद्दीपक, इन तीनों को ही मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। ये तीनों ही चीज़ें योग इनका क्या कहलाएगा, मोटिव्स कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर, जिसको हम वुडवर्थ चक्र भी कहते हैं, और इम्पॉर्टेंट है। वुडवर्थ चक्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, ये तीनों ही फैक्ट याद रखने। ये चक्र जो है वुडवर्थ का है NDI, ठीक है ना, NDI। लेकिन देसी महोदय से देसी मनोवैज्ञानिक ने एक और इसमें कंटेंट जोड़ा था, एक और तत्व जोड़ा था, जिसका नाम है संज्ञान। क्या नाम था, संज्ञान, कॉग्निशन। इस संज्ञान को भी उन्होंने जोड़ा था, तब जा करके एक संज्ञानात्मक चक्र बना। तो देसी ने कौन सा दिया था, संज्ञानात्मक चक्र दिया था। इसमें 4 तत्व माने थे कि भाई आवश्यकता भी होती है, ड्राइव चालक भी होता है, एक उद्दीपक भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ संज्ञान भी होना चाहिए। तो ये चक्र दिया था NDIC। ये 4 तत्व उन्होंने बताए थे। ये चारों ही तत्व आपके संज्ञानात्मक चक्र के अंदर आते हैं, जो देसी महोदय के द्वारा दिया गया था। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अब अभिप्रेरकों का कुछ वर्गीकरण भी किया गया था। भाई मैस्लो ने सबसे पहले जो प्रेरक थे उनको बताया था कि भाई अभिप्रेरक जन्मजात भी हो सकते हैं, अर्जित भी हो सकते हैं, ठीक है। थॉमसन ने बताया कि भाई अभिप्रेरक जो हैं वो हमारे क्या हैं, स्वाभाविक भी हैं और कृत्रिम भी हैं। लेकिन गैरेट साहब क्या कहते हैं, गैरेट ने बताया कि अभिप्रेरक 3 तरीके से हो सकते हैं, जैविक और दैहिक भी हो सकते हैं, वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और वो सामाजिक भी हो सकते हैं। क्लियर। अब अभिप्रेरणा के प्रकार हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखिएगा। अभिप्रेरणा कई प्रकार की हो सकती है, व्यक्ति अपने आप में मोटिवेशन कहीं से भी ले सकता है। तो देखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा, व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर जो मोटिवेशन उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर के आगे बढ़ता जाता है तथा अंत तक अर्थात लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचता है। इसे हम कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा, और इस सकारात्मक अभिप्रेरणा को ही बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। व्यक्ति अगर खुद अपने आप में खुद ही सोचता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इस लक्ष्य को पाने के लिए खुद ही अपने आप में मोटिवेशन लेता है, वो होता है हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। अगर हम किसी व्यक्ति के द्वारा मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, खुद अपने आप में खुद तो उस चीज़ को जानते ले, लेकिन हमें तो कोई दूसरा मोटिवेट कर देता है, तो हम उस कार्य की शुरुआत करने लग जाते हैं, ठीक है ना। यही कह रहा है बात को। इसमें व्यक्ति स्वयं प्रेरित ना होकर किसी बाह्य व्यक्ति से प्रेरित होकर के, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा लेकर के अपने कार्य की शुरुआत करता है, तथा इसके अभाव में वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। इसे हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। देखो, व्यक्ति दूसरे से मोटिवेशन तो हो रहा है, लेकिन उसको अगर ग्रहण नहीं किया अगर उस मोटिवेशन को, तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए इसको बोलते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। भाई दूसरे का तो प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता, लेकिन व्यक्ति जो खुद से अगर ज़्यादा मोटिवेशन होता है वो सर्वश्रेष्ठ है सकारात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर। देखिएगा, बाह्य अभिप्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने की शुरुआत है। ये क्या है, एक साधन है, एक युक्ति है। जबकि क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत भी है। अगर व्यक्ति खुद के मन में अपने आप में ठान लेता है, खुद अपने आप में मोटिवेट होता है, तो उस लक्ष्य को जरूर पा लेता है। भाई दूसरे से मोटिवेशन होना, तो व्यक्ति काम कर भी सकता है, व्यक्ति काम नहीं भी कर सकता है, जानते हैं उस चीज़ को। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की। बहुत इंपॉर्टेंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। हम आपको बताएंगे प्रश्न कैसे पूछा गया था। एक बार सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, डेली क्लास लिया करो आप लोग, चाहे रीट मेंस हो चाहे प्री, दोनों का सिलेबस सेम ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में।
तो अब अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं, ठीक है ना, उनमें हम पहला पढ़ेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, यानी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ये दिया था साथियों विलियम मैकडूगल साहब ने। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या करते हुए मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इस विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहते हैं। आपको याद रखना चाहिए मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। आपको मैंने जब बाल विकास पढ़ाया था तो आपको शायद 2 मूल प्रवृत्तियां और बताई थी। 2 प्रवृत्तियां बताई थी सिगमंड फ्राइड की, वो अलग थी। सिगमंड फ्राइड की 2 प्रवृत्तियां बताई थी, जिसको बोलते हैं जिजीविषा और मुमूर्षा। क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। ये सिगमंड फ्राइड की 2 अलग हैं मूल प्रवृत्तियां। लेकिन जो विलियम मैकडूगल थे उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां और उनके साथ में 14 ही संवेगों का उल्लेख किया है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग को मोटिवेशन करती है, उत्पन्न करती है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस सिद्धांत के अंदर। देखिएगा, विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। तो 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 ही संवेग हैं। संवेग उत्पन्न होने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करेंगे अब यहाँ पर कुछ संवेग है और मूल प्रवृत्तियाँ। अब उन्होंने 14 संवेग बताए थे, 14 ही मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध एक संवेग से होता है। तो देखिएगा, अगर व्यक्ति के अंदर भय संवेग है, भय संवेग की उत्पत्ति हो रही है, उत्पन्न हो रहा है, तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन होगी। भाई डर के मारे व्यक्ति क्या होगा? पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है ना। अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध है, क्रोध का संबंध किससे है? युयुत्सा से है या आक्रमण से है। व्यक्ति में जब क्रोध उत्पन्न होता है तो या तो लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा। अगर व्यक्ति के अंदर भूख संवेग उत्पन्न होता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? वो भोजन की खोज करने लगेगा। इससे मतलब भोजन अन्वेषण। अगर व्यक्ति के अंदर घृणा संवेग उत्पन्न होगा, इसका मतलब वो दूसरे से अप्रियता करेगा, विकर्षण करेगा, घृणा करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये इनकी संवेग और इनकी मूल प्रवृत्तियों का संबंध है और यहीं से प्रश्न कई बार पूछा गया है। वात्सल्य का प्रेम है संबंध है साथियों पुत्र कामना मूल प्रवृत्ति से। कष्ट संवेग का संबंध किससे है? संवेदना मूल प्रवृत्ति से। आश्चर्य का संबंध किससे है? जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से। कामुकता संवेग का संबंध किससे है? काम प्रवृत्ति से। और आत्महीनता संवेग का संबंध है विनीत भाव या दया भाव मूल प्रवृत्ति से। आत्माभिमान का संबंध किससे है? आत्म प्रदर्शन मूल प्रवृत्ति से। एकाकीपन का संबंध किससे है? सामूहिकता मूल प्रवृत्ति से। अधिकार भावना का संबंध किससे है? संग्रह से। रचनानुभूति संवेग का संबंध किससे है? रचना प्रवृत्ति या निर्माण कार्य मूल प्रवृत्ति से। और नंबर 14 पर आता है हमारा आमोद। ये आमोद संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? हास्य है। तो ये आपको याद रखनी है, 14 ही तो संवेग हैं और 14 ही इनकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं विलियम मैकडूगल। और यहीं से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नोट करिएगा याद, मैकडूगल ने भय संवेग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में कि मैकडूगल के अनुसार सबसे प्रबलतम जो संवेग है वो कौन सा है? भय है, ठीक है। अब बात करेंगे मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। ये मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं और आया भी हुआ प्रश्न है यहाँ से। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है भाई, ये जन्म से होती है व्यक्ति के अंदर, ये सार्वभौमिक होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियों की मात्रा समान नहीं होता, किसी में डर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, इनकी मात्रा समान नहीं होती। मूल प्रवृत्तियाँ आदतों से भिन्न होती है भाई, मूल प्रवृत्ति अलग चीज़ है और आदत अलग चीज़ है। ये शोधनशील या परिवर्तनशील होती है, ये व्यक्ति के अंदर उम्र के अनुसार परिवर्तित भी हो सकती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रिया होती है। कौन कौन सी? एक तो है भावात्मक क्रिया, एक मानसिक क्रिया और तीसरी है क्रियात्मक क्रिया। उसके बाद में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपको पता है, ये मैंने आपको बताया भी था बाल विकास के सिद्धांतों में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में जो दबित इच्छाएं हैं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। भाई अंदर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो वो क्या होगा उसमें आपको याद होना चाहिए। व्यक्ति की जो इच्छा होगी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। उसके बाद अगला सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में 2017 में। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हार्वर्ड
विनय विद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था डेविड सी मैकलीलैंड। क्या नाम था? डेविड सी मैकलीलैंड। ये इसका नाम याद रखना। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? डेविड सी मैकलीलैंड ने, और यही प्रश्न पूछा गया था। इसमें सहयोगी थे इनके एटकिंसन, होयंगा और हॉशेंगस, ठीक है ना, हॉशेंगस। तो ये 3 व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्तियों का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने दिया था ये मुख्य रूप से? डेविड सी मैकलीलैंड ने प्रतिपादन किया था उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण। उसके बाद फर्नाल्ड का एक कथन है, आपको याद रखना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से। अगर उपलब्धि अभिप्रेरणा से मतलब क्या है कि श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा, यह कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये फर्नाल्ड का कथन है। इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से को? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि की चाल व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है तथा व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा उसे पहुंचा जा सकता है। व्यक्ति अपनी उपलब्धि को, कुछ अचीवमेंट पाने के लिए क्रिया करने लगता है, और तब तक क्रिया करने लगता है जब तक वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। उसके बाद आप पढ़ेंगे आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये मैस्लो ने दिया था, और ये आपको पढ़ाया भी मैंने अधिगम में। मैस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकता है, ठीक है, और जो क्रिया करने के लिए उसे प्रेरित करती हैं। ये सिद्धांत मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से अंतर्गत आता है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अब ये 5 आवश्यकता आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई थी। तो मैंने आपको बताया था मैस्लो में देहिक वगैरह, ठीक है, देहिक, उसके बाद सहानुभूति। तो वे आप लोग अधिगम के लगभग 6ठी या 8वीं या 9वीं क्लास आप लोग देखेंगे, तो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो का आप लोग अच्छे से पढ़ना। प्रेस सक्रियता सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत सालिसबरी, मैस्लो, मेल्मो व लिंड्सले के नाम से महत्वपूर्ण है। तो बताओ सक्रियता सिद्धांत किसने दिया था? सालिसबरी, मेल्मो व लिंड्सले ने दिया था। ये सिद्धांत व्यवहार दक्षता पर बल देता है तथा दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। अगला सिद्धांत है संतुलन स्तरीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 व्यक्ति आते हैं, एक तो चैपलिन है, दूसरे कॉपर है, और तीसरे एप्पल। यह सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। फिर अभिप्रेरित करने के तरीके। अब हम व्यक्ति को किस तरीके से अभिप्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। तो देखिए, या तो व्यक्ति की प्रशंसा करें या निंदा करके, आवश्यकताओं का ज्ञान करवाकर, आकांक्षाओं का स्तर ज्ञान कर, आवश्यकता आकांक्षा का स्तर जान करके, सफलता का आभास करा करके, असफलता का भय दिखा करके व्यक्ति को मोटिवेशन कर रहे हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? प्रतियोगिताओं के आयोजन करके, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके, उचित उदाहरण प्रस्तुत करके, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, पाठ्य सामग्री क्रियाओं के आयोजन के द्वारा, और विद्यालय एवं कक्षा के अंतर्गत उचित वातावरण के द्वारा व्यक्ति के अंदर हम मोटिवेशन उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है? भाई अभिप्रेरणा जो है अधिगम में कैसे सहायता करेगी? व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है। अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम के व्यवहार को नियंत्रित करती है। रुचि जागृत करने में सहायक है। अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। यह अभिप्रेरणा की भूमिका है। अधिगम में अभिप्रेरणा किस तरीके से सहायक है? अनुशासन स्थापित करने में सहायक है, मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक है, और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, और चरित्र का निर्माण करने में भी सहायक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत। ठीक है, अधिगम अंतरण के सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। और इसका संबंध किससे बताया था? भूगोल व इतिहास का संबंध होता है। भाई समान तत्व है ना, तो भाई भूगोल और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कुछ ऐसे उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर के बताया था। ये फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत ये दिया था C.H. जड ने, इंपॉर्टेंट है। अगला सिद्धांत है दो तत्वों का सिद्धांत। इसको हम सामान्य विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, और स्पीयरमैन ने साहब दिया था इसको। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। हम बुद्धि जब पढ़ेंगे बुद्धि चैप्टर के बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आदर्शों का सिद्धांत दिया था बागले ने। किसने दिया था? बागले ने। और पूर्णाकारवाद सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ पा रहे हैं, और कल से हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा, मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन, बुद्धि व संवेगात्मक बुद्धि।
तो हम इस चैप्टर को और बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से और शुरू से पढ़ेंगे। अब तक हमारी 2 यूनिट पूरी हो चुकी हैं, आप लोग देख लेंगे पूरी क्लासों को और शुरू से पढ़ लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार चैनल देख रहे हो तो। जितने भी रीट विद्यार्थी हैं प्री तथा मेंस वाले, सबके लिए क्लासें चल रही है। नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। ठीक है, धन्यवाद।